तो नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करेंगे सेकंड नंबर क्रॉप वीट। गेहूं की बात करेंगे। इसी वीट को किंग ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है। वीट का जो साइंटिफिक नेम है टिट्रिकम एस्टिवम है। तो ये टिट्रिकम एस्टिवम जो है कॉमन ब्रेड वीट है। कौन सी वीट है? कॉमन ब्रेड वीट है। 2 1 = 6x = 42 होता है। इसमें जो क्रोमोजोम है 42 क्रोमोजोम होते हैं जो टिट्रिकम एस्टिवम है। जो फैमिली है टिट्रिकम एस्टिवम की पोएसी है और ओरिजिनल प्लेस है जो वीट की उत्पत्ति है साउथ वेस्ट एशिया में हुई है, जिसे SWA शॉर्ट में लिखा गया है, और टर्की भी अपने बोल सकते हैं। जो वीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो विश्व में अगर देखें तो चाइना में जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है और इंडिया में सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है। और एरिया में जो है इंडिया फर्स्ट है, 31.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया है इंडिया का, और सेकंड नंबर है चाइना। प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो यूनाइटेड किंगडम यूके की जो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और फिर जर्मनी की है। लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ व्हीट जो है चाइना, इजिप्ट और इंडोनेशिया थर्ड पे आता है। चाइना, इजिप्ट और इंडोनेशिया ये तीनों जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है वीट के, खरीदार हैं। फिर बात करते हैं इंडिया के। इंडिया में जो है वो प्रोडक्शन यूपी का सबसे ज़्यादा है, फिर एमपी, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और फिर राजस्थान। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये है प्रोडक्शन का क्रम। फिर देखते हैं एरिया जो है वो भी यूपी का सबसे ज़्यादा है, फिर एमपी का है, फिर पंजाब का है, और फिर हरियाणा से पहले राजस्थान आ जाता है, और सबसे जो अंत में एरिया आता है वो हरियाणा का सबसे छोटा है। और प्रोडक्शन में देखा जाए तो राजस्थान से पहले हरियाणा है। फिर देखते हैं एवरेज नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट इन इंडिया इज अराउंड 36 क्विंटल पर हेक्टेयर। जो अपनी नेशनल प्रोडक्टिविटी है इंडिया की वो कितनी है? 36 क्विंटल पर हेक्टेयर 2022-23 के आंकड़े के अनुसार। पंजाब हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट। जो व्हीट की लार्जेस्ट प्रोडक्टिविटी, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है वो किसकी है? पंजाब की है। 47.12 क्विंटल पर हेक्टेयर ड्यू टू लोअर टेम्परेचर एंड एश्योर्ड इरीगेशन। किसके कारण? लोअर टेम्परेचर और अच्छी इरीगेशन के कारण और कम तापमान के कारण पंजाब की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। व्हीट के अंदर कंपोजिशन देखते हैं। व्हीट का जो कंपोजिशन है 60 to 68% है जो व्हीट में स्टार्च पाई जाती है, और 8 से 15% प्रोटीन पाई जाती है, और 1.5 से 2% क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। प्रोटीन अपन ने देखा था कि व्हीट में जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सीरियल्स में अगर देखा जाए तो व्हीट में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितनी? 8 से 15%। फिर बात करते हैं ओरिजिन प्लेस ऑफ व्हीट। व्हीट का ओरिजिन प्लेस की जो डिप्लॉयड व्हीट है 2N = 14। व्हीट का जो बेसिक क्रोमोजोम नंबर की अगर बात की जाए तो N = 7 होता है। जो बेसिक क्रोमोजोम है वो N = 7 होता है। अगर डिप्लॉयड जो व्हीट है और उसकी जो ओरिजिन है वो क्या है? एशिया माइनर है। टेट्राप्लॉयड जो व्हीट है 2N = 28, और इसकी जो उत्पत्ति है टेट्राप्लॉयड व्हीट की वो एबिसिनिया अफ्रीका में मानी जाती है। हेक्साप्लॉयड जो व्हीट है 2N = 42, और इसकी उत्पत्ति है एशिया में। फिर बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट की। टोटल नंबर ऑफ व्हीट स्पीसीज जो व्हीट की स्पीसीज कितनी है? 18 है। टोटल नंबर ऑफ कल्टिवेटेड व्हीट स्पीसीज इन द वर्ल्ड, जो कल्टिवेटेड व्हीट स्पीसीज है वो कितनी है? 12 है। फिर बात करते हैं व्हीट के जीनोम की और उनके एग्जाम्पल्स की। पहला है डिप्लॉयड व्हीट जिसे AA, इसमें जीनोम जो है सिंगल जीनोम पाया जाता है। AA 2N = 2x = 14। 2N = 2x = 14। 14 गुणसूत्र है जो डिप्लॉयड व्हीट में पाए जाते हैं और सिंगल जीनोम पाया जाता है। और डिप्लॉयड जो व्हीट में कौन कौन सी व्हीट आती है? इनकॉर्न व्हीट आती है जिसे टिट्रिकम मोनोकोकम कहते हैं, और एजिलोप्स स्पेल्टियोडिस भी कहते हैं। जो एजिलोप्स स्पेल्टियोडिस, एजिलोप्स स्क्वेरोसा और एक इनकॉर्न व्हीट जिसे टिट्रिकम मोनोकोकम कहते हैं, ये जो 3 व्हीट है, ये जो तीनों स्पीसीज़ है किस में आती है? डिप्लॉयड व्हीट में आती है। फिर बात करते हैं टेट्राप्लॉयड व्हीट की। टेट्राप्लॉयड व्हीट में क्या होते हैं? जीनोम है वो दो टाइप के जीनोम AA और BB, 2 टाइप के जीनोम पाए जाते हैं। 2N = 4x = 28 जो है टेट्राप्लॉयड में होता है। इमर व्हीट जो है टेट्राप्लॉयड का एग्जाम्पल है। इमर व्हीट का नाम क्या है? टिट्रिकम डाइकोकम। आपको याद रखना है टिट्रिकम डाइकोकम। ई को याद रखो, इमर ई को याद रखो, इमर ई को याद रखो, इमर। टिट्रिकम डाइकोकम, इमर व्हीट। मैक्रोनी व्हीट है टिट्रिकम ड्यूरम को क्या बोलेंगे? मैक्रोनी व्हीट। और रिवेट व्हीट टिट्रिकम टर्जिडम को पोलार्ड व्हीट भी बोलते हैं। कौन सी व्हीट? पोलार्ड व्हीट भी बोलते हैं।
टिट्रिकम टर्जिडम को, और रिवेट वीट भी बोलते हैं टिट्रिकम टर्जिडम को। तो इमर वीट, मैक्रोनी वीट और रिवेट वीट क्या है? टेट्राप्लॉइड वीट है। टेट्राप्लॉइड में AABB जीनोम है और 2n = 4x = 28 पाया जाता है। फिर बात करते हैं हेक्साप्लॉइड वीट की। हेक्साप्लॉइड वीट में AABB तो होगा ही, साथ में DD जो है जीनोम ग्रुप जोड़ दिया जाता है, और 2n = 6x = 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कॉमन और ब्रेड वीट है जो कि हेक्साप्लॉइड वीट में आता है, और टिट्रिकम एस्टिवम अपन शुरुआत में जो नाम देखे थे, टिट्रिकम एस्टिवम क्या है? कॉमन ब्रेड वीट है और हेक्साप्लॉइड वीट है। क्लब वीट है टिट्रिकम कॉम्पैक्टम। इंडियन ड्वार्फ वीट है टिट्रिकम सफेरोकोकम, और स्पेल्ट वीट है टिट्रिकम स्पेल्टा। टिट्रिकम वल्गेर है जो एक सिनोनिम है किसका? ब्रेड वीट का ही। टिट्रिकम वल्गेर भी कौन सा टाइप है? हेक्साप्लॉइड वीट का टाइप है। फिर बात करते हैं अपने जर्म कलेक्शन ऑफ वीट। जर्म प्लाज्म जो कलेक्शन है वीट का, वो कहाँ से किया गया? कॉमन ब्रेड वीट है जो, जिसका जर्म प्लाज्म कहाँ से लिया गया? सिमिट मैक्सिको से लिया गया। ड्यूरम वीट जो है, इसका जो ड्यूरम वीट का जर्म प्लाज्म है वो इकार्डा बेरूत लेबनान से लिया गया, जो पहले कहाँ था? सीरिया में था। फिर बात करते हैं 4 कल्टिवेटेड वीट स्पीसीज इन इंडिया। 4 कल्टिवेटेड स्पीसीज है इंडिया में। जो कितनी कल्टिवेटेड स्पीसीज है? 4 स्पीसीज है। वीट की कितनी स्पीसीज है जिसकी कल्टीवेशन इंडिया में होती है? 4 वीट की स्पीसीज है जिनकी कल्टीवेशन इंडिया में अपने करते हैं। पहला है टिट्रिकम एस्टिवम। क्या है? टिट्रिकम एस्टिवम द मोस्ट वाइडली ग्रोवन वीट स्पीसीज इन इंडिया। 95% तक है जो इंडिया में ग्रो किया जाता है टिट्रिकम एस्टिवम। यूज्ड फॉर ब्रेड, ऑल पर्पज फ्लोर और पेस्ट्रीज। किसके लिए? ब्रेड के लिए और जितने भी टाइप का आटा होता है उसके लिए, और पेस्ट्रीज के लिए टिट्रिकम एस्टिवम का अपने यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं टिट्रिकम ड्यूरम ओरिजिनेटेड इन एबिसिनिया। जो टिट्रिकम ड्यूरम है अपन पहले पढ़ के आए हैं। जो टेट्राप्लॉइड वीट है, जो टेट्राप्लॉइड वीट है जितने भी, उनकी जो ओरिजिन है वो कहाँ हुई है? एबिसिनिया में हुई है। कहाँ हुई है? एबिसिनिया में हुई है टेट्राप्लॉइड वीट की। तो टिट्रिकम ड्यूरम क्या है? टेट्राप्लॉइड वीट है। तो टिट्रिकम ड्यूरम की ओरिजिनेशन कहाँ पे हुई है? एबिसिनिया में। रेजिस्टेंट टू कर्नाल बंट, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, याद रखना है। जो टिट्रिकम ड्यूरम है वो रेजिस्टेंस है किसके लिए? इसमें कर्नाल बंट डिजीज के लिए। कर्नाल बंट जिसे वीट का कैंसर भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट डिजीज भी बोलते हैं वीट की, एक्सपोर्ट डिजीज भी बोलते हैं वीट की। गुड फॉर मेकिंग पास्ता। जो टिट्रिकम ड्यूरम है वो किसके लिए? पास्ता के लिए, और सेमोलाइना के लिए, और कोसकोस के लिए। और किसके लिए? कोसकोस के लिए। पास्ता के लिए, सेमोलिना के लिए और कोसकोस के लिए जो टिट्रिकम ड्यूरम है वो काम आता है। ये सब जो खाद्य पदार्थ है, पास्ता, सोमोलिना और कोसकोस है, इनको बनाने में टिट्रिकम ड्यूरम वीट को काम में लिया जाता है। और इसका जो एरिया है इंडिया में टिट्रिकम ड्यूरम का 2 से 2.5 मिलियन हेक्टर एरिया है टिट्रिकम ड्यूरम का। और सेकंड इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। सेकंड इंपॉर्टेंट स्पीसीज का मतलब इससे पहले जो है टिट्रिकम एस्टिवम आ जाता है। ग्रोवन इन सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया। सेंट्रल और मध्य और जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे ये ग्रो किया जाता है। वेराइटीज़ कौन कौन सी है याद रख लेना। ज़्यादातर HI जहाँ पे वेराइटी के नाम के आगे है, HI जहाँ पे ज़्यादा चांस है, ये मतलब नहीं है कि HI आ रहा है तो मतलब टिट्रिकम ड्यूरम ही होगा। आपको एक याद रखने की छोटी ट्रिक है कि HI जहाँ पे आए तो मोस्टली चांस है कि वो टिट्रिकम ड्यूरम है। HI 84-98, HI 83-81, HI 41-72, PDW 233 और WH 896, ये जो वेराइटी है टिट्रिकम ड्यूरम की है। फिर बात करते हैं टिट्रिकम डाइकोकम। ये लिखा है टिट्रिकम डाइकोकम, मोर हीट टॉलरेंट है। टिट्रिकम डाइकोकम जो है मोर हीट टॉलरेंट है, ये याद रखना है। डाइकोकम है जो मोर हीट टॉलरेंट है, और जो टिट्रिकम ड्यूरम थी वो कर्नाल बंट के रेजिस्टेंस में थी। डाइकोकम है जो हीट टॉलरेंट ज़्यादा पाई जाती है। रेजिस्टेंट टू स्टेम एंड लीफ रस्ट। जो डाइकोकम है उसमें स्टेम और लीफ रस्ट के प्रति क्या है? रेजिस्टेंस पाई जाती है। स्टेम और लीफ रस्ट के प्रति रेजिस्टेंस किस में पाई जाती है? डाइकोकम में पाई जाती है। और कर्नाल बंट के प्रति रेजिस्टेंस किस में पाई जाती है? टिट्रिकम ड्यूरम में पाई जाती है। रिच इन प्रोटीन 13% तक जो प्रोटीन है वो डाइकोकम में पाया जाता है। और इसका जो अपनी कंट्री में एरिया है 0.2 से 0.3 मिलियन हेक्टर का क्षेत्र है जो टिट्रिकम डाइकोकम के पास है। फिर बात करते हैं टिट्रिकम सफेरोकोकम। टिट्रिकम सफेरोकोकम जो है नाउ नेग्लिजिबल कल्टिवेशन इन इंडिया। अभी जो कल्टिवेशन है वो ना के बराबर टिट्रिकम सफेरोकोकम की हो रही है। इसे भारतीय गेहूं भी बोला जाता है टिट्रिकम सफेरोकोकम को। फिर बात करते हैं प्लांट के बारे में। जो वीट का प्लांट है उसके बारे में बात करते हैं। वीट प्लांट हैव एवरेज 6 नोड्स। जो वीट प्लांट है उसमें 6 नोड्स पाई जाती है, 5 से 7 नोड्स पाई जाती है ऑन द स्टेम। जो स्टेम है उसमें कितनी नोड्स पाई जाती है? 5 से 7 स्टेम में नोड पाई जाती है। फिर स्टेम को क्लम भी बोलते हैं। जिस स्टेम में नोड्स पाई जाती है अलग अलग टाइप की, और बीच में से जो स्टेम खोखला होता है उसे क्लम भी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? क्लम। उसे क्या बोला जाता है? क्लम भी बोला जाता है। स्टेम या क्लम इज
होलो एक्सेप्ट एट नोड्स विच इज सॉलिड। जो स्टेम है वो वीट का जो स्टेम है वो क्या होता है, होलो होता है, खोखला होता है, और सॉलिड कहाँ से होता है, जहाँ पे नोड्स जो पाई जाती है वहाँ से क्या होता है, सॉलिड होता है। ईच स्पाइक कंटेन, प्रत्येक जो स्पाइक है उसमें 15 से 20 स्पाइकलेट्स पाई जाती है। जो वीट की प्रत्येक स्पाइक में 15 से 20 है वो स्पाइकलेट पाई जाती है। विच आर कंसिस्ट ऑफ 1 से 5 फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। जो 15 से 20 स्पाइकलेट्स है उसमें प्रत्येक स्पाइकलेट में 1 से 5 है वो फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। द टिप ऑफ ग्रेन में हैव टफ्ट ऑफ हेयर कॉल्ड ब्रश। जो ग्रेन की टिप है, जो ग्रेन की फ्लोरेट की जो टिप होती है वहाँ पे एक टफ्ट हेयर लाइक संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, ब्रश बोलते हैं। द मेजर एक्सिस कॉल्ड द रेचिस। जो मेजर एक्सिस है वीट की, जो वीट की मेजर एक्सिस है, जो वीट की मेजर एक्सिस है, जो वीट की मेजर एक्सिस है उसे क्या कहते हैं, रेचिस कहते हैं। बियर्स 2 रोज ऑफ स्पाइकलेट। क्या क्या होती है इसमें, 2 रोज होती है स्पाइकलेट की। ये जो जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर होती है वो रेचिस कहलाती है। इसी पे जो है स्पाइकलेट्स आती है आगे। द मेजर एक्सिस कॉल्ड रेचिस बियर्स 2 रोज ऑफ स्पाइकलेट इन जिग जैग पैटर्न। जो ये है इसमें दो रोज स्पाइकलेट्स की किस में पाई जाती है, जिग जैग पैटर्न में होती है। इसमें 2 रोज है स्पाइकलेट्स की, वो जिग जैग पैटर्न में होती है और इसे क्या कहते हैं, रेचिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेचिस कहते हैं। ऑरिकल्स आर प्रेजेंट इन वीट बट एब्सेंट इन वीड लाइक फेलेरिस माइनर, कैनरी ग्रास एंड ओट्स। जो ओरिकल्स है वीट के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। ओरिकल्स की बात अपने हैं जो राइस में भी किए थे, ओरिकल्स की बात अपने राइस में भी किए थे। ओरिकल्स है वो वीट में भी प्रेजेंट होते हैं, वीट में भी प्रेजेंट होते हैं, पर किस में एब्सेंट होते हैं, फेलेरिस माइनर। क्यों तुलना की गई है, क्योंकि ये वीट का क्या है, मिमिक्री वीड है, इसलिए फेलेरिस माइनर में तो ये ओरिकल्स है वो एब्सेंट होती है, और ओट्स में भी क्या है, ये एब्सेंट होती है, परंतु वीट में जो ओरिकल्स है वो प्रेजेंट होती है। मैं आपको ओरिकल्स अभी दिखा देता हूँ किस टाइप की होती है ओरिकल्स। जो ये वीट की क्रॉप है, ये जो वीट की जो नोट्स होती है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, ऑरिकल्स है। वीट के स्टेम में दो तने के दोनों और जो पत्ती है वो मुड़ के दोनों तरफ लगी रहती है, किसका निर्माण करती है, ऑरिकल्स का निर्माण करती है। इसे जो है ऑरिकल्स कहते हैं। ऑरिकल्स आपको राइस में भी देखने को मिलेंगे, ऑरिकल्स आपको राइस में भी देखने को मिलेंगे, और ऑरिकल्स आपको वीट में भी देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप देखने की कोशिश कीजिए। जो वीट में ऑरिकल्स पाए जाते हैं, वीट में क्या पाए जाते हैं, ऑरिकल्स पाए जाते हैं, और राइस में भी ऑरिकल्स पाए जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे ऑरिकल्स किसे कहते हैं। जो जहाँ से लीफ सीथ जहाँ से निकलती है, जहाँ से लीफ सीथ निकलती है वहाँ से जो लीफ है वो दोनों तरफ से मुड़ के लगी चिपकी हुई रहती है, इसे ऑरिकल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं। फिर अपने नेक्स्ट चलते हैं। द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन रूट एंड शूट इज नोन एज क्राउन। इस चीज़ को समझो, आपके काम आएगा, आगे थोड़ा सा और काम आएगा। द ट्रांजिशनल जोन, जो रूट और शूट के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है, जैसे ये भूमि है, ज़मीन है, और यहाँ से रूट निकलना प्रारंभ हो रही है, और इसके बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है, इसके बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है वो क्या कहलाता है, इसके बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है वो क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। इसके जो बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है वो क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। रूट्स इमर्ज्ड फ्रॉम द क्राउन आर कॉल्ड क्राउन रूट्स। जो रूट क्राउन से निकल के आ रही है, जो रूट क्राउन से निकल के आ रही है, जो रूट क्राउन से निकल के आ रही है वो क्या कहलाती है, क्राउन रूट्स कहलाती है। वो रूट क्राउन रूट कहलाती है। अब आपको बताता हूँ क्राउन रूट कहाँ पे काम आती है। अपने CRI स्टेज पढ़ते हैं, CRI स्टेज पर पढ़ते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट जब क्राउन से जब रूट निकलने लग जाती है तब अपने जो इरिगेशन करते हैं वो ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज पे करते हैं। और कब आती है CRI स्टेज, 21 दिन बाद में वीट में CRI स्टेज आती है। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रूट और शूट के जो बीच का जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। और यहीं से क्या निकलती है, जो रूट निकलती है उसे क्या बोलते हैं, क्राउन रूट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्राउन रूट बोलते हैं। और 21 दिन बाद में जो वीट में क्राउन रूट निकलती है। और ये CRI स्टेज किसने बताई थी, CRI जो स्टेज है वो डॉक्टर भारद्वाज ने बताई थी, डॉक्टर भारद्वाज ने बताई थी। डॉक्टर भारद्वाज ने क्या बताया था, CRI स्टेज बताई थी। चलो ये नेक्स्ट आगे अपने को देखने को मिलेगा। फिर अपने बात करते हैं मेजर ग्रोथ स्टेज। जो मेजर ग्रोथ स्टेज है
पहली जो स्टेज है जर्मिनेशन स्टेज है, कितना दिन लगता है जर्मिनेशन में, 5 से 7 दिन लगते हैं। फिर CRI स्टेज है, ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज है, कब आती है, 20 से 25 दिन, और अपने अगर देखें तो 21 दिन बाद में CRI स्टेज आती है। फिर बात करते हैं टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज है, टिलर प्रोडक्शन स्टार्ट एट 15 डेज आफ्टर सोविंग एंड कंटिन्यू अप टू 45 डे आफ्टर सोविंग। जो टिलरिंग स्टेज है वो स्टार्ट कब हो जाती है, 15 दिन के बाद में स्टार्ट हो जाती है, और 45 दिन तक है वो टिलरिंग स्टेज चलती है। अब आपको बता देता हूँ टिलरिंग क्या होती है। टिलरिंग जैसे ये प्लांट है, और जो क्राउन से अलग से क्राउन से क्या निकलने लगते हैं, तने निकलने लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टिलर्स बोलते हैं। और जितने ज़्यादा टिलर्स होंगे प्रोडक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। जो भूमि के समीप से जो क्या निकलते हैं, अलग से ब्रांचेज निकलती है वीट के प्लांट में या फिर जो सीरियल्स प्लांट में, उन्हें क्या बोलते हैं, टिलर्स बोलते हैं। टिलर्स बोलते हैं। और जो नॉन टिलर प्लांट है सीरियल क्रॉप का, वो कौन सा है, मेज है। मेज में कभी टिलर नहीं निकलते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना है। मेज में कभी टिलर नहीं निकलते हैं, नॉन टिलर प्लांट है मेज। फिर बात करते हैं जॉइंटिंग। जॉइंटिंग जो है कब आती है, 45 से 60 दिन के बाद में आती है। सोविंग के 45 से 60 दिन, 45 to 16 डेज आफ्टर सोविंग, ये JRF 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। जॉइंटिंग स्टेज किसको बोलते हैं, बता देता हूँ। जॉइंटिंग स्टेज किसको बोलते हैं, जब भूमि से पौधा निकलता है तो लीफ ऐसे आई हुई रहती है, और जो वीट का जो स्टेम है उसमें क्या पाई जाती है, जॉइंट्स पाई जाती है। वीट का जो स्टेम है, अपन ने पहले भी देखा था कि प्लम बोलते हैं, बीच में से खोखला होता है और बीच बीच में क्या होती है, नोट्स होती है। जो जब पहली जॉइंट भूमि से बाहर निकलती है, तो उसे जॉइंटिंग स्टेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जॉइंटिंग स्टेज कहते हैं। और कब आती है ये, 45 से 60 दिन बाद में सोविंग की आती है। और रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट हो जाता है, 70 से 85 दिन बाद में, मतलब फ्लोरिंग के जब शुरू हो जाती है तो रिप्रोडक्टिव फेज है वो शुरू हो जाता है। 70 से 85 डेज आफ्टर सोविंग क्या हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाती है। फिर है वीट ग्रोविंग जोन्स। वीट के जो ग्रोविंग जोन्स है वो कौन कौन से हैं। इससे पहले अपने वीट ग्रोविंग जोन्स पढ़े, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको चैनल पढ़ाया हुआ कंटेंट सच में अच्छा लगा है, तो अभी जाकर एक बार ज़रूर पॉजिटिव कमेंट ज़रूर लिख दीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और अभी जाकर एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और आपके लिए हम नई किताबें ज़रूर आगे भी लेके आते रहेंगे, और हम कोशिश करते रहेंगे कि हम कंटिन्यू बने रहें आपके साथ। तो प्लीज़ आप जाके लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, अभी पॉज करके ये काम प्लीज़ कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट आप मेरे लिए ज़रूर डाल दीजिए। धन्यवाद। फिर अपने नेक्स्ट शुरू करते हैं, वीट ग्रोविंग जोन। जो वीट के ग्रोविंग जोन है वो कौन कौन से हैं, नॉर्थन हिल जोन। इससे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक मेरे को नहीं देखने को मिला, हो सकता है आ जाए। अभी तक ये क्वेश्चन जो JRF में आया हुआ क्वेश्चन है कि 6 जोन है वीट के, कितने जोन हैं, 6 जोन है ग्रोविंग जोन है। जो वीट के 6 ग्रोविंग जोन है कौन कौन से, नॉर्थन हिल जोन, कोल्ड टॉलरेंट वेराइटीज़ यहाँ पे लगाई जाती है। वर्नेलाइजेशन रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे हमेशा वर्नेलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। बसंतीकरण की जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है, ऐसा याद रखना है अपने को। क्रॉप ड्यूरेशन आर लॉन्ग। जो नॉर्दर्न हिल जोन है वहाँ पे क्रॉप ड्यूरेशन है वो लंबा रहता है। फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन है, ये मेन देखा जाए तो वीट का मेन जोन यही है। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन है जो वीट का मेन जोन है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीट जोन, ये वीट का क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यहाँ पे लगाई जाती है, एक्सटेंसिव इरिगेशन यहाँ पे की जाती है, और मैकेनाइज्ड फार्मिंग की जाती है। इस जोन में कौन सी जो गंगेटिक प्लेन वाला जो जोन है वो ये नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में आता है। फिर बात करते हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन में मेनली रेनफेड इरिगेशन करते हैं, पर कभी कभी क्या कर लेते हैं अपने कुछ एरियाज़ में इरिगेटेड जो है खेती भी की जाती है। फिर बात करते हैं सेंट्रल जोन की। सेंट्रल जोन में रेनफेड वीट जोन है, यहाँ पे क्या की जाती है, सेंट्रल जोन में वर्षा आधारित वीट की कृषि की खेती, गेहूं की खेती वर्षा आधारित रूप से की जाती है। टिट्रिकम ड्यूरम है वो सेंट्रल जोन में ज़्यादा लगाते हैं, ये प्लीज़ याद रखना, आपको काम आएगा। टिट्रिकम ड्यूरम को कैसे याद रखोगे, सेंट्रल जोन और सी के बाद में आता है डी, और ड्यूरम की यहाँ पे खेती है वो ज़्यादा की जाती है। सी के बाद में आता है डी, सेंट्रल जोन में टिट्रिकम ड्यूरम की जो खेती है वो ज़्यादा की जाती है। टिट्रिकम ड्यूरम वीट कल्टीवेशन इज प्रीफर्ड इन द सेंट्रल जोन। फिर अपने 5वां जो जोन है वो है पेनिसुलर जोन। पेनिसुलर जोन में भी टिट्रिकम ड्यूरम की खेती है वो ज़्यादा की जाती है।
थर्मो इनसेंसिटिव वेराइटीज़ आर मोस्ट सुटेबल फॉर पेनिसुलर जोन। जो थर्मो इनसेंसिटिव वेराइटीज़ हैं, मतलब जिन पे तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिन पे कम या ज़्यादा तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जो वेराइटीज़ है कहाँ ग्रो की जाती है? पेनिसुलर जोन में ग्रो की जाती है। थर्मो इनसेंसिटिव वेराइटीज़ आर मोर सुटेबल फॉर द पेनिसुलर जोन। टिट्रिकम एस्टिवम, टिट्रिकम ड्यूरम और टिट्रिकम डाइकोकम इज ग्रोवन। इस जो जोन में है टिट्रिकम एस्टिवम भी ग्रो करते हैं, ड्यूरम भी ग्रो करते हैं, डाइकोकम भी ग्रो करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज आर प्रीफर्ड। यहाँ पे जो है शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज अपने प्रीफर करते हैं। फिर बात करते हैं साउथर्न हिल जोन। साउथर्न हिल जोन में स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट प्रिपिट्यूज इन साउथर्न हिल जोन। जो स्टेम रस्ट है उसकी समस्या है वो बनी रहती है कहाँ? साउथर्न हिल जोन में जो है स्टेम रस्ट की जो समस्या है वो कंटिन्यू बनी रहती है। फिर इसने नोट देख के स्पेशल दिया है, ड्यूरम व्हीट इज ग्रोन इन सेंट्रल जोन और पेनिसुलर जोन। याद रखना है जो ड्यूरम व्हीट है वो कहाँ ग्रो की जाती है? सेंट्रल जोन और पेनिसुलर जोन में ड्यूरम व्हीट है वो ग्रो की जाती है। फिर बात करते हैं अपने वेराइटल डेवलपमेंट की। व्हीट का जो वेराइटल डेवलपमेंट है उसकी बात करते हैं। सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज आर डेवलप्ड एट मेक्सिको यूजिंग द जापानीज लाइन नोरिन 10 ट्रिगर्ड द ग्रीन रिवोल्यूशन इन व्हीट प्रोडक्शन। जो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं वो डेवलप की गई मेक्सिको में, किसको यूज़ करके? जापानीज लाइन नोरिन 10 का यूज़ करके। ट्रिगर्ड एज द ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसने क्या किया? ग्रीन रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया। देयरफॉर ग्रीन रिवोल्यूशन कैन बी सेड एज व्हीट रिवोल्यूशन। इसलिए जो ग्रीन रिवोल्यूशन को है वो व्हीट रिवोल्यूशन भी कहते हैं। दीज वेराइटीज यील्ड अबाउट 2.5 टाइम मोर देन ट्रेडिशनल वेराइटीज। जो इन वेराइटीज की जो यील्ड थी वो 2.5 गुना ज़्यादा थी ट्रेडिशनल वेराइटीज से। दे आर रेजिस्टेंट टू लॉजिंग एंड हाईली रिस्पॉन्सिव टू फर्टिलाइजर एंड इरीगेटेड। ये जो वेराइटीज़ थी नोरिन 10 से जो लाइन्स बनाई गई थी ये हाईली रेजिस्टेंस थी किसके लिए? लॉजिंग के लिए। और हाईली रिस्पॉन्सिव थी फर्टिलाइजर और इरीगेशन के लिए। क्या थी? हाईली रिस्पॉन्सिव थी ये जो नोरिन 10 से जो वेराइटियाँ बनाई गई थी। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग विजिटेड इंडिया इन 1963 में नॉर्मन ई बोरलॉग आए थे। द व्हीट हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया वाज इनिशिएटेड बाय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन 63 में है जो एम एस स्वामीनाथन ने प्रोग्राम शुरू किया था, व्हीट हाइब्रिडाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया था। तब नॉर्मन ई बोरलॉग जी है वो इंडिया में आए थे। विद द सजेशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज फ्रॉम मेक्सिको बाय डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्होंने सजेस्ट की थी कौन सी? सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज जो कि मेक्सिको से इंपोर्ट करने के लिए इन्होंने सजेशन दिया था। दिस लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल सेमी ड्वार्फ स्प्रिंग व्हीट वेराइटीज लाइक लर्मा रोजा एंड सोनारा 64 इन 1963। इसको देखते हुए जो इंट्रोड्यूस की गई कॉमर्शियल वेराइटीज़ वो कौन कौन सी थी? लर्मा रोजा, सोनारा 64। ये जो वेराइटीज़ है वो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ थी, जो सेमी ड्वार्फ स्प्रिंग वेराइटीज़ थी। सेमी ड्वार्फ स्प्रिंग वेराइटीज़ थी जिन्हें इंपोर्ट किया गया था, जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके कहने पे? नॉर्मन ई बोरलॉग जी के कहने पे 1963 में इनको इंपोर्ट किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस 1800 टन ऑफ सीड ऑफ लर्मा रोजो एंड सोनारा 64। जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी इन्होंने 1800 टन सीड मंगवाया था। किसका? लर्मा रोजो का और सोनारा 64 का। 1965 में इन्होंने 1800 टन बीज मंगवाया था। किसका? लर्मा रोजो और सोनारा 64 का। दीज मैक्सिकन व्हीट वेराइटीज नोन फॉर द रेड कलर्ड सीड। ये जो व्हीट वेराइटीज़ थी, मैक्सिकन जो व्हीट वेराइटीज़ थी, इनका जो कलर था वो कौन सा था? इनके जो सीड का कलर था लाल कलर का सीड था। वेयर यूज्ड इन ब्रीडिंग टू डेवलप अंबर कलर वेराइटीज़ लाइक कल्याण सोना, सफ़ेद लर्मा एंड सरबती सोनारा। इनको बाद में ब्रीडिंग का यूज़ करके इनको कैसा अंबर जो कलर ये जो पेन चल रहा है अपना, ये अंबर कलर है। व्हीट इसी कलर की होती है ना, व्हीट इसी कलर की होती है अंबर कलर की। तो जो रेड कलर सीड था इसको इंडिया के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी भी जो बातें चलती है कि अमेरिका ने रेड कलर का सीड, रेड कलर की गेहूँ भेजी थी जो वहाँ पे सुअरों को खिलाते थे। पता नहीं ऐसा था या नहीं, पर जो सीड था वो रेड कलर का आया था अपने पास। और अपने इंडिया के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको अंबर कलर में कन्वर्ट किया और कल्याण सोना, सफ़ेद लर्मा और सरबती सोनारा जैसी वेराइटीज़ बनाई। फिर बात करते हैं द म्यूटेंट वेराइटी ऑफ व्हीट। जो म्यूटेंट वेराइटी थी व्हीट की, सरबती सोनारा वाज डेवलप बाय एम एस स्वामीनाथन फ्रॉम सोनारा 64 थ्रू द गामा रेडिएशन। जो अपनी सरबती सोनारा जो वेराइटी है व्हीट की, बहुत फेमस वेराइटी है, अगर याद नहीं है तो याद रखना है। म्यूटेंट वेराइटी है सरबती सोनारा जो कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने विकसित की थी सोनारा 64 से विकसित की थी। किसके थ्रू? गामा रेडिएशन के। म्यूटेंट के रूप में क्या लिया था? फिजिकल म्यूटेशन किया गया था और गामा रेडिएशन का यूज़ किया गया था। फिर बात करते हैं पॉपुलर व्हीट वेराइटीज़। पॉपुलर व्हीट वेराइटीज़ की बात करते हैं। लोक 1 जो है लेट वेराइटी है,
याद रखना है। लोक 1 जो है लेट वेराइटीज़ है। आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि वेराइटीज़ है इसमें कुछ अपडेटेड वेराइटीज़, नई वेराइटीज़ दी गई है, और इस बुक से आजकल के ट्रेंडिंग जो वेराइटीज़ के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना है, जो लोक 1 है, मेघदूत है, मुक्ता है, कुंदन है, C306 है, पूसा गोल्ड है, पोषण है, राज 3765 है, ये सब क्या है, सब की सब लेट सोविंग वेराइटीज़ हैं। लोक 1 है, मेघदूत है, मुक्ता है, कुंदन है, C306 है, पूसा गोल्ड है, पोषण है, राज 3765 है, ये सब क्या है, लेट सोविंग वेराइटीज़ है। एचडी का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड दिल्ली। एचडी का मतलब क्या है, हाइब्रिड दिल्ली है। हाइब्रिड दिल्ली का मतलब ये कतई नहीं है कि वो हाइब्रिड सीड है, बस वेराइटी का नाम के आगे हाइब्रिड दिल्ली जोड़ दिया गया है। एचडी का मतलब हाइब्रिड दिल्ली होता है। हाइब्रिड दिल्ली एचडी 2967 है, PBW 343 है, राज 3077 है, जिसे वंडर वीट भी बोलते हैं। राज 3077 को वंडर वीट भी बोलते हैं। WH 542 है, DBW 17 है, HD 2733 है, GW 322 है, HI 8713 है और HD 3386 है। फिर की फैक्ट है, की फैक्ट दिए गए हैं। डबल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ जो है याद रखना है, डबल जीन ड्वार्फ, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ पूछ ली जाती है। डबल जीन ड्वार्फ वीट की जो वेराइटीज़ है, कल्याण सोना है, सफ़ेद लरमा है और सरबती सोनारा है। द फर्स्ट ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ वीट की इंडिया में कौन सी थी, UP 301, रिलीज इन 1970। जो फर्स्ट ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी थी वो कौन सी थी, UP 301 थी, जो 1970 में जो 1936 में है वो 1970 में जो है वो रिलीज़ की गई थी। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ ऑफ वीट कौन कौन सी है, हीरा, मोती और लाल बादशाह। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वीट की वेराइटीज़ कौन कौन सी है, हीरा, मोती और लाल बादशाह। इन HD सीरीज ऑफ वीट वेराइटीज़, जो वीट वेराइटीज़ की HD सीरीज है, HD स्टैंड फॉर हाइब्रिड दिल्ली। HD का मतलब क्या है, हाइब्रिड दिल्ली, बट दीज आर नॉट हाइब्रिड्स, ये क्या है, हाइब्रिड्स नहीं है, पर जो HD है उसका मतलब क्या है, हाइब्रिड दिल्ली। साल्ट टॉलरेंट वीट वेराइटीज़, साल्ट टॉलरेंट वीट वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साल्ट टॉलरेंट स्पेशल अगर पूछ रहा है तो KRL 213 और KRL 210, KRL 213 और KRL 210 साल्ट टॉलरेंट वीट की वेराइटीज़ है, याद रखना है अपने को। फिर बात करते हैं सरबती वीट के बारे में। सरबती वीट के बारे में, सरबती वीट ग्रोवन मेनली इन मध्य प्रदेश, सोहेर, विदिशा और अशोकनगर जो क्षेत्र है वहाँ पे जो सरबती वेराइटी है MP के सोहेर, विदिशा और अशोकनगर जो क्षेत्र में ग्रो की जाती है। इज नोन फॉर द गोल्डन ह्यू, इसका जो कलर है वो गोल्डन ह्यू है, गोल्डन कलर है, लार्जर ग्रेन है और स्वीटर टेस्ट है, मीठा जो है वो टेस्ट है। इट्स हाई प्रोटीन एंड फाइबर कंटेंट अलोंग विद सुपीरियर क्वालिटी, क्या है इसमें, हाई प्रोटीन है, फाइबर कंटेंट अच्छा है और सुपीरियर क्वालिटी है। मेक इट आइडियल फॉर इंडियन ब्रेड लाइक रोटी एंड पराठा। ये क्या, सरबती जो वीट है वो रोटी और पराठा के लिए क्या मानी जाती है, आइडियल वीट है वो मानी जाती है सरबती वीट। फिर बात करते हैं अपने क्लाइमेट एंड सॉइल की। वीट को किस प्रकार का क्लाइमेट और सॉइल चाहिए। वीट इज ए रबी विंटर सीजन क्रॉप है, मतलब रबी क्रॉप है यानी विंटर सीजन क्रॉप है। ग्रो इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट, कहाँ ग्रो की जाती है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट में। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वीट, वीट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो जर्मिनेशन के लिए तो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और वेजिटेटिव स्टेज के लिए 16 से 22। और वेजिटेटिव स्टेज में कौन कौन सी आ जाती है, टिलरिंग, मतलब साइड से जो तना प्रोड्यूस होता है टिलरिंग, उसके लिए 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और ग्रोथ के लिए कितना चाहिए, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वीट में चाहिए। और ग्रेन फॉर्मेशन के लिए वीट में याद रखना है, ग्रेन फॉर्मेशन के लिए वीट में 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। वीट रिक्वायर्स कूल एंड मोइस्ट कंडीशन, वीट रिक्वायर्स कूल एंड मोइस्ट कंडीशन ड्यूरिंग द वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज में वीट को कूल एंड मोइस्ट, ठंडा और आर्द्र जलवायु चाहिए। एंड वार्म एंड ड्राई कंडीशन ड्यूरिंग द ग्रेन फॉर्मेशन, ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम कौन सी चाहिए, वार्म, गर्म और सूखी जो शुष्क जो क्लाइमेट है वो चाहिए ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम में। हाउएवर टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द ग्रेन फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन स्मॉलर ग्रेन। अगर टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ज़्यादा हो जाता है, अगर टेम्परेचर है वो दाना बनते टाइम ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो जो ग्रेन है वो छोटे बनते हैं और उनका टेस्ट वेट है वो कम आता है ड्यू टू फोर्स्ड मैच्योरिटी, ज़बरदस्ती के क्या होते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, इसलिए दाने हैं वो छोटे रह जाते हैं। ग्रोइंग डिग्री डेज फॉर वीट इज़ 1550 से 1650 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ग्रोइंग डिग्री डेज है वीट का वो कितना होता है, 1550 से 1650 डिग्री सेंटीग्रेड। विद 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिक्वायर्ड अंटिल
एंथेसिस, जो 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड है वो एंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है ग्रोविंग डिग्री डेज। द थ्रेशहोल्ड सेलिनिटी लेवल फॉर व्हीट इज 6 डेसीसाइमन मीटर। जो थ्रेशहोल्ड सेलिनिटी लेवल है वो कितना होना चाहिए, 6 डेसीसाइमन मीटर होना चाहिए सेलिनिटी लेवल। फिर बात करते हैं स्प्रिंग वर्सेस विंटर व्हीट। जो बसंत और जो अपने विंटर व्हीट है यानी शीत ऋतु की जो व्हीट है उसमें क्या अंतर है, बसंत ऋतु और जो शीत ऋतु की जो व्हीट है उनमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया प्रीमियरली ग्रोज स्प्रिंग व्हीट वेराइटीज। इंडिया में जो मोस्टली है वो कौन सी स्प्रिंग व्हीट वेराइटीज है वो ग्रो की जाती है। स्प्रिंग व्हीट इज क्वांटिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट वाइल विंटर व्हीट इज क्वालिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट दैट आल्सो रिक्वायर वर्नेलाइजेशन। जो स्प्रिंग व्हीट है उसमें क्वांटिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट चाहिए, मतलब जो स्प्रिंग व्हीट है उसमें अगर दिन की अवधि कम हो या लंबी हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि दिन की अवधि जो अगर ज़्यादा लंबी रहती है तो जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पर लंबी क्वांटिटेटिव एलडीपी का मतलब ये है कि अगर दिन की अवधि लंबी है या फिर छोटी है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर अगर लंबी अवधि है तो प्रोडक्शन और अच्छा हो जाता है, इसलिए इसे क्वांटिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। और क्वालिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट का मतलब है विंटर व्हीट को कैसा चाहिए, क्वालिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट, मतलब उसको सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्वालिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट की होगी, मतलब लॉन्ग डे ही चाहिए, लंबा दिन की अवधि है वो लंबी ही चाहिए, तभी व्हीट है वो प्रोड्यूस कर पाएगी, अच्छा प्रोडक्शन है वो कर पाएगी। इसलिए जो विंटर व्हीट है उसमें वर्नेलाइजेशन की हमेशा आवश्यकता रहती है। फिर बात करते हैं स्प्रिंग व्हीट नीड्स अबाउट 100 to 130 डेज टू ग्रो। जो स्प्रिंग व्हीट है उसमें 100 से 130 दिन लगते हैं ग्रो होने में, वाइल ग्रोविंग विंटर व्हीट टेक्स अबाउट 180 से 250 दिन। जो विंटर व्हीट है उसको ग्रो होने में 180 से 50 दिन लगते हैं, जबकि जो स्प्रिंग व्हीट है वो जल्दी ग्रो हो जाती है, 100 से 130 दिन में ग्रो हो जाती है। विंटर व्हीट ग्रोथ टाइम इंक्लूड्स अप टू 90 डेज ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स व्हेन इट रिमेन्स डोरमेंट। विंटर व्हीट में एडिशनल 90 डेज और जोड़ के चलने पड़ते हैं, अपने को इंक्लूड करने पड़ते हैं, जब वो क्या होती है डोरमेंट अवस्था में, सर्दी में क्या है डोरमेंट स्टेज में चली जाती है। विंटर व्हीट इज मेनली ग्रोन इन टेम्परेट रीजन लाइक यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साइबेरिया। जो विंटर व्हीट है वो मेनली ग्रो होती है कहाँ, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और साइबेरिया में। फिर बात करते हैं अपने सोविंग की, व्हीट की सोविंग की। सोविंग टाइम ऑफ व्हीट, रेनफेड टाइमली सोन। जो रेनफेड है वो कब, उसका जो सोविंग टाइम है वो सेकंड फोरनाइट ऑफ अक्टूबर, जो अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा है, दूसरा जो पखवाड़ा है अक्टूबर का, उसमें रेनफेड व्हीट है वो उसको ग्रो करते हैं। और इरिगेटेड है जिसको कब करते हैं, फर्स्ट पखवाड़ा, कौन सा, फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर के प्रथम पखवाड़े में किसकी इरिगेटेड व्हीट की सोविंग करते हैं। लेट सोविंग जो व्हीट होता है उसकी अप टू दिसंबर, 15 दिसंबर तक अपने लेट सोविंग व्हीट की सोविंग है वो हो जानी चाहिए। ये टाइम है व्हीट का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हीट एक इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है, अपना जो मेन फूड है वो व्हीट है, इसलिए अपने को जो व्हीट की सोविंग टाइम तो याद होना ही होना चाहिए। रेनफेड का दूसरा पखवाड़ा है अक्टूबर का, और इरिगेटेड जो व्हीट है उसका नवंबर का पहला पखवाड़ा में सोविंग कर देते हैं, और जो लेट सोविंग व्हीट है 15 दिसंबर तक उसकी सोविंग हो जानी चाहिए। फिर बात करते हैं सीड रेट की। जो नॉर्मल और फेवरेबल कंडीशन में व्हीट की जो सीड रेट है वो 100 kg पर हेक्टेयर चाहिए, 100 से 125 kg पर हेक्टेयर भी हो सकती है नॉर्मल और फेवरेबल कंडीशन के अंदर। जो लेट सोविंग अगर करते हैं या फिर सेलाइन कंडीशन है तो उसमें सीड रेट को बढ़ा देते हैं और 125 kg पर हेक्टेयर सीड रेट है कर दी जाती है। और डिबलिंग में क्या होता है, ये डिबलिंग का क्वेश्चन भी आता है, सबसे कम जो सीड रेट है वो डिबलिंग में लगती है, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर है वो डिबलिंग में सीड रेट है वो लगती है। फ्रो इरिगेटेड रेजिड बेड जो सिस्टम है, FIRB जो सिस्टम है उसमें 75 kg पर हेक्टेयर, IMP लगा लो इसके आगे, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरी टेबल याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी कभी भी क्वेश्चन टपक सकता है इसमें से। सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन, अपन ने SRI मेथड पढ़ा था, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, वैसे ही SWI भी पढ़ेंगे, अपने SWI भी पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन, जिसमें 25 kg पर हेक्टेयर सीड रेट है वो लगती है। याद रखना है, नॉर्मल या फेवरेबल कंडीशन है तो 100 kg सीड लगाएंगे, अगर लेट सोविंग करनी है और सेलाइन कंडीशन है तो 125 kg सीड लगाएंगे, डिबलिंग है तो सबसे कम सीड लगाएंगे, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर जो सीड रेट है रखेंगे। FIR मेथड में कितने रखेंगे, 75 kg, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और सिस्टम ऑफ व्हीट इंटेंसिफिकेशन में 25 kg पर हेक्टेयर सीड लगाएंगे। डेप्थ ऑफ सोविंग की बात करते हैं अभी। द आइडियल सीडिंग डेप्थ ऑफ व्हीट, जो व्हीट की जो डेप्थ है वो कितनी रखते हैं, 5 से
2 प्लस माइनस कर लो आप, 5 से 2 प्लस माइनस सेंटीमीटर है वो वीट की जो डेप्थ है वो रखी जाती है। द डेप्थ ऑफ सोविंग इन वीट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल। जो वीट की सोविंग की जो डेप्थ है वो किस पे डिपेंड करती है, कोलियोप्टाइल की लेंथ पे डिपेंड करती है। अमंग ड्वार्फ वीट वेराइटी द कोलियोप्टाइल इज लॉन्गेस्ट इन सिंगल जीन ड्वार्फ। अगर ड्वार्फ वेराइटीज़ में देखा जाए, अगर वीट की जो ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं उनमें देखा जाए, जो सिंगल जीन ड्वार्फ है, जो सिंगल जीन ड्वार्फ है उनका जो कोलियोप्टाइल है वो लंबा होता है, लॉन्गेस्ट होता है। सबसे लंबा किसका होता है कोलियोप्टाइल, वो सिंगल जीन ड्वार्फ का जो कोलियोप्टाइल है सबसे लंबा होता है। तो जो टाल वीट वेराइटीज़ है, जो टाल वीट वेराइटीज़ है उनकी जो सोविंग है वो कब करते हैं, ड्वार्फ, याद रखना है, जो ड्वार्फ वीट वेराइटीज़ है उनका कोलियोप्टाइल है वो लंबा होता है। जितना लंबा अगर कोलियोप्टाइल होगा उतनी ही उसकी कम डेप्थ रखेंगे, उतनी कम डेप्थ रखेंगे। तो टाल वीट वेराइटीज़ है उनको 6 से 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर डेप्थ में लगाते हैं। सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ को 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ में लगाते हैं। डबल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ को 4 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ में लगाते हैं। और ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटीज़ को 3 से 4 सेंटीमीटर डेप्थ में लगाते हैं। रो स्पेसिंग की बात करते हैं। इरीगेटेड क्षेत्र की जो है, इरीगेटेड जो एरिया की जो स्पेसिंग है R/P है वो कितनी रखते हैं, 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर रखते हैं। कहाँ, इरीगेटेड में। इरीगेटेड में कितने रखते हैं, वीट में R/P 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और रेन फेड में जो R/P रखते हैं, R/P रेन फेड में कितने रखते हैं, 25 से 30 इंटू 5 से 6 सेंटीमीटर रखते हैं। 25 से 30 इंटू 5 से 6 सेंटीमीटर रेन फेड में रखते हैं। फिर बात करते हैं मेथड ऑफ सोविंग, सोविंग की मेथड्स की। ब्रॉडकास्टिंग में अपने क्या करते हैं, सीधा छिड़क देते हैं बीजों को। प्रिमिटिव बट वाइडली प्रिवेलेंट जो इंडिया में है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है अभी भी, जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग, पर प्राचीन मेथड है। इट रिक्वायर 25% हाइयर सीड रेट, कितनी 25% सीड रेट है वो ज़्यादा लग जाती है। बिहाइंड द प्लॉग मेथड का मतलब है सीड्स आर ड्रॉप इनटू फ्रोज ओपन बाय कंट्री प्लॉग से है वो फ्रो को ओपन करते रहते हैं और उसमें सीड है वो डालते रहते हैं। जो बिहाइंड द प्लॉग मेथड है उसके 2 टाइप्स है, कौन कौन से, कैरा मेथड और पोरा मेथड। कैरा मेथड जो है सीड्स आर ड्रॉप्ड बाय हैंड इन द फ्रो, सीधे हाथ से क्या है फ्रो के अंदर बीज डालते रहते हैं और आगे से हल है वो फ्रो को ओपन करता रहता है। पोरा मेथड में क्या करते हैं, सीड्स आर ड्रॉप्ड थ्रू ए स्पेशल अटैचमेंट, पोरा, नाई या फनल। ये जो स्पेशल एक अटैचमेंट है जिसे पोरा, नाई या फनल कहते हैं, ये जो है वो देसी प्लॉग से वो जुड़ा रहता है और इसके थ्रू अपने एक पाइप जैसी, नली जैसी संरचना होती है उसमें बीज डालते रहते हैं पोरा मेथड में। फिर बात करते हैं अगला मेथड, सोविंग का ड्रिलिंग है। ड्रिलिंग सबसे बेस्ट मेथड में आता है। थ्रू द सीड ड्रिल और फर्टिकम सीड ड्रिल से अपने सोविंग करते हैं। इसमें जो प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस है, रो टू रो प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा मेंटेन रहती है। डिबलिंग की बात करते हैं, सीड्स आर इंडिविजुअली सोइंग, इसमें क्या है एक एक सीड को इंडिविजुअली अपने सो करते हैं थ्रू द इम्प्लीमेंट कॉल्ड डिबलर का जो यूज़ करके अपने इंडिविजुअली एक सीड को एक सीड को अपने इंडिविजुअली ग्रो करते हैं। सीड रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लो, इसमें जो सीड रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है, बट इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग, क्या है टाइम ज़्यादा लग जाता है, एक सीड को हाथ से लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एंड लेबर इंटेंसिव मेथड, क्या है लेबर भी ज़्यादा लग जाती है। फिर बात करते हैं FIRB मेथड, इसकी जो सीड रेट है वो याद रखनी है अपने को, 75 kg पर हेक्टेयर जो है सीड रेट लगती है FIRB में। FIRB मेथड है फरो इरीगेटेड रेजिड बेड, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, फरो इरीगेटेड रेजिड बेड सिस्टम भी बोलते हैं FIRB को। FIRB वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन मैक्सिको में डेवलप हुई थी। व्हीट इज सोवन ऑन द रेजिड बेड, इसमें जो व्हीट है वो एक रेजिड बेड में लगाते हैं। व्हीट है जो उठे हुए जो रेजिड बेड है वहाँ पे व्हीट को ग्रो करते हैं, एंड वाटर इज अप्लाइड थ्रू द फ्रो, जो वाटर है वो यहाँ फ्रो में अप्लाई करते हैं। वाटर है वो कहाँ अप्लाई करते हैं, फ्रो में अप्लाई करते हैं। व्हीट ऑन रेजिड बेड एंड शुगर कैन इन फ्रोज कैन बी प्लांटेड, अपने काम कर सकते हैं यहाँ पे। जो रेजिड बेड पे तो व्हीट लगा देते हैं और जो फरो है वहाँ पे अपने जो गन्ना है, शुगर कैन है, उसको भी ग्रो कर सकते हैं। जो फरोज है उसमें किसको, गन्ने को भी अपने ग्रो कर सकते हैं। तो ये है FIRB मेथड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। द नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग 4 to 6 इरीगेशन, नॉर्मल प्रैक्टिस में अपने 4 से 6 इरीगेशन है वीट में अप्लाई करते हैं। 28 से 42 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर, याद रख लेना, ये छोटा सा डाटा है पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने वाला डाटा है। जो वीट में 4 से 6 इरीगेशन अप्लाई करते हैं और 28 से 42 हेक्टेयर पर सेंटीमीटर वाटर है अपने वो देते हैं।
28 से 42 हेक्टेयर सेंटीमीटर अपने वाटर वो देते हैं। इज इनफ फॉर व्हीट क्रॉप, अराउंड 94 ऑफ व्हीट एरिया इन इरीगेटेड, 94% ऑफ व्हीट एरिया इन इंडिया इज इरीगेटेड। जो लगभग 94% जो व्हीट का एरिया है इंडिया के अंदर, लगभग 94% जो व्हीट का एरिया है वो इरीगेटेड है। व्हीट जो है 94% क्षेत्र में जितने में बोई जाती है उसका 94% जो व्हीट का क्षेत्र है वो सिंचित क्षेत्र है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ व्हीट फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेज है? पहली जो स्टेज आती है CRI स्टेज आती है। CRI स्टेज में 20 से 25 डे आफ्टर सोविंग यानी 21 डेज के बाद में CRI स्टेज आती है। CRI स्टेज इन व्हीट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डॉक्टर भारद्वाज। डॉक्टर भारद्वाज ने CRI स्टेज बताई थी। लेट टिलरिंग स्टेज, लेट टिलरिंग स्टेज है वो 40 से 45 दिन बाद में आती है। लेट जॉइंटिंग स्टेज, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा टिलरिंग का मतलब क्या होता है, जॉइंटिंग का मतलब क्या होता है। जो लेट टिलरिंग स्टेज है वो 40 से 45 दिन के बाद में आती है। टिलर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं 40 से 45 दिन बाद में, तब भी अपने को सोविंग करनी है। और लेट जॉइंटिंग, जब जॉइंट्स है वो बनने लग जाते हैं तब भी अपने को सोविंग करनी है, और कब आती है? 60 से 65 दिन के बाद में आती है। जॉइंटिंग मीन्स नोड्स ऑफ द स्टेम, स्टेम में जो नोड्स होते हैं बीइंग टू इलोंगेट, जो स्टेम में नोड्स होते हैं वो इलोंगेट होने लगते हैं। एंड द फर्स्ट नोड बिकम विजिबल, जो फर्स्ट नोड है वो विजिबल होने लगता है अबव द सोइल सरफेस, सोइल सरफेस के बाहर फर्स्ट नोड है वो तने का वो विजिबल होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं? लेट जॉइंटिंग स्टेज बोलते हैं। फिर आती है फ्लोरिंग स्टेज। फ्लोरिंग स्टेज जो आती है 80 से 85 डेज आफ्टर सोविंग, और सोविंग के 80 से 85 दिन बाद में। और मिल्किंग स्टेज आती है 100 से 105 दिन बाद में। और डफ स्टेज आती है 115 से 20 दिन बाद में। 115 से 120 दिन के बाद में क्या आती है? डफ स्टेज। व्हेन द कर्नेल ट्रांजिशंस फ्रॉम बीइंग सॉफ्ट एंड मिल्की टू ए फिर्म डफ लाइक कंसिस्टेंसी, जो जब कर्नेल है वो बदल जाता है, जो सॉफ्ट और मिल्की से कर्नेल है वो किसमें? टफ, एक डफ लाइक कंसिस्टेंसी में बदल जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? डफ स्टेज बोलते हैं। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ इरीगेशन इन व्हीट। व्हीट में जो इरीगेशन के नंबर है, कितनी इरीगेशन होती है, तो कौन कौन सी स्टेज पे अपने इरीगेशन करते हैं। अगर अपने पास एक इरीगेशन है, अगर अपने पास एक ही इरीगेशन है तो CRI स्टेज पर, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पे करेंगे, यानी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो है CRI स्टेज है। अगर अपने पास दो इरीगेशन है, तो CRI स्टेज में करेंगे और लेट जॉइंटिंग स्टेज में अपने इरीगेशन करेंगे। CRI स्टेज में करेंगे और लेट जॉइंटिंग में करेंगे। ये ICR के SRF एग्जाम 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगर अपने पास 3 इरीगेशन है तो CRI में करेंगे और बूटिंग में करेंगे और मिल्किंग स्टेज में करेंगे। कब कब करेंगे? CRI स्टेज में करेंगे, बूटिंग में करेंगे और मिल्किंग स्टेज में करेंगे अगर अपने पास 3 इरीगेशन है। अगर अपने पास 4 इरीगेशन है तो CRI में करेंगे, लेट टिलरिंग में करेंगे, फ्लोरिंग में करेंगे और मिल्किंग में करेंगे। CRI में करेंगे, लेट टिलरिंग में करेंगे, फ्लोरिंग में करेंगे और मिल्किंग में करेंगे। कब? अगर अपने पास 4 इरीगेशन है। अगर अपने पास 5 इरीगेशन है तो CRI में करेंगे, लेट टिलरिंग में करेंगे, लेट जॉइंटिंग में करेंगे, फ्लोरिंग में करेंगे और मिल्किंग स्टेज में करेंगे। और कब करेंगे? मिल्किंग स्टेज में करेंगे, जब यदि अपने पास 5 इरीगेशन है। अगर अपने पास 6 इरीगेशन है तो अपने CRI स्टेज में करेंगे, लेट टिलरिंग में करेंगे, लेट जॉइंटिंग में करेंगे, फ्लोरिंग में करेंगे और मिल्किंग में करेंगे और डफ स्टेज पर अपने इरीगेशन करेंगे। नोट लगा के एक बात बताई गई है, सम सोर्स रिकमेंडेड CRI एंड फ्लोरिंग एज द क्रिटिकल स्टेज फॉर व्हीट इरीगेशन व्हेन ओनली 2 इरीगेशंस आर अवेलेबल। अगर कुछ सोर्सेज में बताया गया है, अगर अपने पास 2 इरीगेशन है तो CRI और फ्लोरिंग में अपने इरीगेशन करते हैं, ये कुछ सोर्सेज बताते हैं। पर जबकि यहाँ अपने को बताया गया था CRI और लेट जॉइंटिंग में, अपने ये क्वेश्चन आया हुआ है CRI और लेट जॉइंटिंग में अगर अपने पास 2 इरीगेशन है तो CRI और लेट जॉइंटिंग पर कुछ सोर्सेज बताते हैं कि CRI और फ्लोरिंग स्टेज में अपने अगर 2 इरीगेशन है तो CRI और फ्लोरिंग स्टेज में अपने इरीगेशन करते हैं। फिर बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन के अलग अलग टाइप के व्हीट में मेथड्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। द बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इज द मोस्ट कॉमनली अडोप्टेड इरीगेशन मेथड फॉर व्हीट। जो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है वो मोस्ट कॉमनली अडोप्ट किया जाता है व्हीट के अंदर। इसमें क्या, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में लंबी लंबी जो स्ट्रिप्स है उसमें खेत को बांट दिया जाता है और हल्की सी 0.3% तक की ढलान रखी जाती है और क्रॉप को ग्रो किया जाता है। जो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है वो मोस्ट कॉमनली अडोप्टेड इन इरीगेशन मेथड फॉर द व्हीट फॉलोड बाय द चेक बेसिन मेथड। जो सबसे ज़्यादा है वो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड को यूज़ किया जाता है और उसके बाद जो है चेक बेसिन मेथड को व्हीट में यूज़ किया जाता है। ऑन सैंडी सॉइल द चेक बेसिन मेथड इज प्रीफर्ड। जो सैंडी सॉइल है वहाँ पे चेक बेसिन मेथड को लगाया जाता है। वेयर ऑन सैंडी लाइट सॉइल जो है विद सैंड डाउन्स
और अंडुलेटिंग टोपोग्राफी वाली ज़मीन है, यदि सैंडी सॉइल है उसमें क्या है, मोटे मोटे मिट्टी की जो डंठल है, या फिर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है यानी उबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो अपने स्प्रिंकलर इरिगेशन रिकमेंड करते हैं वीट के अंदर। फिर बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वीट में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के। द क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन वीट एंड राइस लीव्स इज 2.5%। जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन की वीट और राइस की लीफ के अंदर, वीट और राइस की जो लीफ के अंदर क्रिटिकल कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन की, वो कितनी होनी चाहिए, 2.5% तक होनी चाहिए। सीड ट्रीटमेंट विद एजेक्टोबैक्टर रिड्यूस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट। जो सीड ट्रीटमेंट है अगर अपने एजेक्टोबैक्टर से करते हैं तो एजेक्टोबैक्टर क्या है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो इससे अपने को क्या होगा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी अगर अपने एजेक्टोबैक्टर का यूज़ करते हैं। स्टेम मेलानोसिस एक डिजीज़ है। स्टेम मेलानोसिस क्या है, एक डिजीज़ है। स्टेम मेलानोसिस इन वीट इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। स्टेम मेलानोसिस है जो किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है। नेक्रोटिक स्ट्रिक इन द फ्लैग लीफ, जो नेक्रोटिक स्ट्रिक है वीट के अंदर, नेक्रोटिक स्ट्रिक जो फ्लैग लीफ में होती है वीट की, वो किसकी कमी के कारण होती है, मैग्नीज की कमी के कारण होती है। मैग्नीज की कमी के कारण वीट में नेक्रोटिक स्ट्रिक है, वो जो डिजीज़ है नेक्रोटिक स्ट्रिक, वो फ्लैग लीफ में किसके कारण होती है, मैग्नीज की कमी के कारण होती है। स्पाइकलेट स्टेरिलिटी जो है, स्पाइकलेट डिवॉइड ऑफ ग्रेन। जो स्पाइकलेट है उसमें ग्रेन्स नहीं होते, खाली स्पाइकलेट बन जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, स्पाइकलेट स्टेरिलिटी बोलते हैं। स्पाइकलेट स्टेरिलिटी इन व्हीट इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। कॉपर की कमी से क्या हो जाता है, स्पाइकलेट स्टेरिलिटी हो जाती है, मतलब स्पाइकलेट के अंदर है वो ग्रेन्स नहीं बनते हैं। करेक्शन ऑफ जिंक डिफिशियंसी, 25 kg जिंक सल्फेट, यानी 25 kg जिंक सल्फेट में 21% जिंक पाई जाती है। ये चीज़ याद रखना है, जिंक सल्फेट में 21% है वो जिंक पाई जाती है। 25 kg जिंक सल्फेट, फोलियर स्प्रे ऑफ जिंक सल्फेट 0.5%। या तो अपने क्या करते हैं, जिंक डिफिशियंसी की पूर्ति के लिए 25 kg जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर देते हैं, 25 kg जिंक सल्फेट है वो पर हेक्टेयर देते हैं। फोलियर स्प्रे ऑफ जिंक सल्फेट 0.5%, या फिर क्या करते हैं, फोलियर स्प्रे करते हैं जिंक सल्फेट की 0.5% जिंक सल्फेट की है वो फोलियर स्प्रे करते हैं। किस प्रकार से, 5 kg जिंक सल्फेट मिलाते हैं और 2.5 kg स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना मिलाते हैं 1000 लीटर वाटर में, और उसकी क्या करते हैं, अपने स्प्रे करते हैं। नोट लगा के दिया है, लाइम इज एडेड टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ लीव्स। पत्तियों को जो बचाने के लिए अपने अगर फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो पत्तियों को बचाने के लिए अपने क्या ऐड करते हैं, बर्निंग से जलाने से बचाने के लिए अपने लाइम ऐड करते हैं, बुझा हुआ चूना ऐड करते हैं। सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन अपन देखे थे, इसकी सीड रेट कितनी होती है बताओ, 25 kg पर हेक्टेयर अपने सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन में सीड रेट रखते हैं। एन इनोवेटिव वीट कल्टीवेशन अप्रोच एम्फिसाइजिंग क्वालिटी सीड। ये क्या है, एक इनोवेटिव वीट कल्टीवेशन अप्रोच है जिसमें क्या होता है, क्वालिटी सीड्स एम्फिसाइज होते हैं और रेड्यूस सीड रेट है वो कम लगती है, 20 से 25 kg ही सीड रेट लगती है। एंड प्रिसाइज मैनेजमेंट, और क्या होता है, प्रिसाइज मैनेजमेंट होता है। इन वीट इन इंडिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2006। इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी ये जो सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन है, 2006 में। इट अचीव्ड ए 66% यील्ड इंक्रीज। इसने हाईएस्ट जो अभी तक 66% यील्ड है उसको 66% यील्ड तक इसने बढ़ाया है। सीड आर सोवन एट 15 × 15 सेंटीमीटर। जो इसमें R×P है वो हमेशा याद रखना रेक्टेंगुलर शेप में रखी जाती है, 15 × 15 सेंटीमीटर या फिर 20 × 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखी जाती है, एंड 2.5 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ रखी जाती है, और डिबलर और पैग से क्या की जाती है, सोविंग की जाती है। सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन में अपने क्वालिटी सीड, रेड्यूस सीड है वो क्वालिटी सीड एम्फिसाइज करते हैं, और रेड्यूस सीड रेट कम सीड रेट लगती है, 20 से 25 kg पर हेक्टेयर सीड रेट लगती है, और प्रिसाइज मैनेजमेंट करते हैं। इंडिया में है वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 2006 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसकी जो यील्ड इंक्रीज है 66% तक इसने सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन मेथड से 66% तक यील्ड इंक्रीज की गई है। सीड आर सोवन 15 × 15 सेंटीमीटर या फिर 20 × 20 सेंटीमीटर में अपने ग्रो करते हैं, स्पेसिंग लेते हैं इतने, और 2.5 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ अपने यूज़ करते हैं। किसमें, 2.5 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ में अपने क्या लगाते हैं, सीड लगाते हैं, और डिबलर और पैग्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, डिबलर और पैग्स का यूज़ करते हैं।
फिर बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग क्या है? व्हीट क्रॉप इज हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट इज 20 to 25%। व्हीट क्रॉप कब हार्वेस्ट करेंगे? जब ग्रेन में मॉइस्चर रहेगा कितना? 20 से 25%। द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इन ग्रेन इज सेफ स्टोरेज 12%। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है ग्रेन के अंदर उसकी स्टोरेज कब करेंगे? जब 12% अगर जब मॉइस्चर बच जाता है तब उसकी स्टोरेज करते हैं। हार्वेस्टिंग कब करते हैं? 20 से 25% मॉइस्चर पे हार्वेस्ट करते हैं। और स्टोरेज कब करते हैं? भंडारण कब करते हैं? 12% पे भंडारण करते हैं। द क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट इन सीड एट विच रेस्पिरेशन इंक्रीज। जो क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट है सीड के अंदर वो क्या करता है? रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है। वो कितना होता है? 14.6% पे जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज होता है। एट प्रोटीन कंटेंट इज हाईएस्ट इन इंडियन हार्ड व्हीट। जो प्रोटीन कंटेंट है व्हीट की कौन सी वेराइटी में, कौन सी स्पीसीज में प्रोटीन कंटेंट है वो हाईएस्ट होता है? इंडियन हार्ड व्हीट में जो है प्रोटीन कंटेंट हाईएस्ट होता है। कितना होता है? 12% तक होता है। कितना होता है? 12% तक होता है। द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इन सीड फॉर द सेफ स्टोरेज। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है सेफ स्टोरेज के लिए वो क्या क्या है? जो सीरियल क्रॉप है स्टोरेज के लिए 12% पे अपने को स्टोरेज करना चाहिए। पल्स क्रॉप है वो 8 से 10% मॉइस्चर पे अपने को स्टोरेज करना चाहिए। और ऑयल सीड क्रॉप है या फिर सीड स्पाइसेस जो मसाले हैं, बीज या मसाले जो है उनको 6 से 8% मॉइस्चर पे अपने को स्टोर करना चाहिए। ये जो नोट लगा के इन्होंने दिया है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है सीड्स का सेफ स्टोरेज के लिए। तो सीरियल में है 10 से 12%, पल्सेज में है 8 से 10% और ऑयल सीड में और सीड स्पाइसेज में 6 से 8% पे अपने स्टोरेज करते हैं। फिर दिया है पियरलिंग इंडेक्स। फिर बात करते हैं हमने पियरलिंग इंडेक्स। द हार्डनेस ऑफ व्हीट ग्रेन्स इज मेजर्ड बाय द पियरलिंग इंडेक्स। जो व्हीट की हार्डनेस है, व्हीट की जो कठोरता है वो किससे मापी जाती है? पियरलिंग इंडेक्स से मापी जाती है। ए हायर पियरलिंग इंडेक्स इंडिकेट्स लेस हार्डनेस ऑफ कर्नेल। अगर पियरलिंग इंडेक्स का जो डाटा है, आंकड़ा है वो ज़्यादा आ रहा है, अगर पियरलिंग इंडेक्स का जो आंकड़ा है, डाटा है वो ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब हायर पियरलिंग इंडेक्स है वो क्या इंडिकेट करती है? उतनी क्या होगी व्हीट है वो सॉफ्ट होगी, उतनी ही व्हीट क्या होगी? अगर जितनी पियरलिंग इंडेक्स का डाटा अगर ज़्यादा आ रहा है, हाइयर आ रहा है, तो व्हीट है वो सॉफ्ट होगी। अगर कम डाटा आ रहा है, अगर पियरलिंग इंडेक्स कम आ रही है तो मतलब व्हीट क्या है? हार्ड है, उतनी ज़्यादा क्या है? हार्ड है। तो पियरलिंग इंडेक्स क्या बताती है? हार्डनेस को बताती है, व्हीट की हार्डनेस को पियरलिंग इंडेक्स बताती है। पीआई रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ कर्नेल वेट लॉस्ट ड्यू टू रिमूवल ऑफ द आउटर लेयर ऑफ ए ग्रेन आफ्टर ए फिक्स्ड पियरलिंग टाइम इन ए स्पेशलाइज्ड मशीन कॉल्ड पियरलर। जो पीआई है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? परसेंटेज ऑफ कर्नेल वेट। दाने का जो वज़न है वो आउटर लेयर के रिमूव होने के कारण कितना है, वो कितना परसेंट है, वो जो दाने का वेट है वो रिड्यूस हुआ है, कितना जो दाने का वज़न है वो कम हुआ है। ये जो है पीआई जो अपने को पियरलिंग इंडेक्स है वो बताता है। ए ग्रेन आफ्टर ए फिक्स्ड पियरलिंग टाइम इन ए स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म कॉल्ड पियरलर। एक फिक्स्ड पियरलिंग टाइम के बाद में स्पेशलाइज्ड मशीन है उसका यूज़ किया जाता है। किसका? इसके लिए जो पियरलिंग इंडेक्स के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्पेशल एक मशीन है पियरलर का यूज़ किया जाता है। पियरलिंग इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट बटे इनिशियल वेट इंटू 100। ये पियरलिंग इंडेक्स का जो फॉर्मूला है। पियरलिंग इंडेक्स परसेंटेज में अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट बटे इनिशियल वेट इंटू 100। फिर बात करते हैं ब्लांचिंग या माइलिंग इन व्हीट। व्हीट में ब्लांचिंग और मिलिंग की जो बात करते हैं, फ्लोर यील्ड फ्रॉम माइलिंग इज एब्सेंट 70 से 74%। फिर बात करते हैं ब्लांचिंग या माइलिंग इन व्हीट। व्हीट में ब्लांचिंग और माइलिंग की बात करते हैं। फ्लोर यील्ड फ्रॉम मिलिंग इज अबाउट 70 to 74%। मिलिंग के बाद में जो फ्लोर यील्ड होती है वो कितनी आती है? 70 से 74% है वो फ्लोर यील्ड आती है। ब्लांचिंग इन व्हीट इज डन टू रिमूव जेंथोफिल पिगमेंट यूजिंग बेंजाइल पेरोक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज़ करके अपने जेंथोफिल पिगमेंट को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। वो क्या कहलाती है? ब्लेंचिंग कहलाती है। वो क्या कहलाती है? ब्लेंचिंग कहलाती है। और फ्लोर यील्ड कितनी आती है मिलिंग के बाद में? मिलिंग से 70 से 74% फ्लोर यील्ड आती है। ग्लूटीन कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट
80% ऑफ द टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इन व्हीट। ग्लूटीन कितना होता है, जो टोटल प्रोटीन है व्हीट में प्रेजेंट होती है उसका 80% क्या होती है, ग्लूटीन होती है। उसकी 80% क्या होती है, ग्लूटीन होती है। जितने प्रोटीन व्हीट में प्रेजेंट है उसकी 80% ग्लूटीन पाई जाती है। ग्लूटीन एलर्जी इन ह्यूमस इज नोन एज सीलिक डिजीज। ग्लूटीन एलर्जी है जो ह्यूमन में, उसे क्या बोलते हैं, सीलिक डिजीज भी बोलते हैं। रेशेज ऑन स्किन इज द कॉमन सिम्टम ऑफ सीलिक डिजीज। स्किन पे जो है वो रेशेज होने लग जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 in 100 पीपल आर अफेक्टेड बाई सीलिक डिजीज इन मेनी कंट्रीज लाइक यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ये जो सीलिक डिजीज़ है वो कई कंट्रीज़ में, यूएसए में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा के लोगों में पाई जाती है। और याद रखना 100 में से एक आदमी को सीलिक डिजीज़ होती है। और ये जो ग्लूटीन एलर्जी होती है इसे ही क्या बोलते हैं, सीलिक डिजीज़ बोलते हैं। तो इसी के साथ अपनी जो व्हीट क्रॉप है वो कंप्लीट होती है।